सामाजिक उद्यमिता आज एक बहुत ही सामयिक और प्रासंगिक विषय है। आज के एक जटिल समस्या जो हमारी देश सामना कर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गार, सामाजिक उद्यमिता, इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने में बहुत लंबे एक्सटेंट तक मददगार साबित हो सकती है। आज के विषय का एक की पॉइंट फ्यूचर स्ट्रेटजी, इसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। और कल के सेशन में इस पॉइंट पे काफ़ी इंट्रोस्पेक्शन हो चुका है। मॉर्निंग सेशन में यद्यपि मैं उपस्थित नहीं था, बताया गया कि इंट्रोस्पेक्शन काफ़ी हो चुका है। स्ट्रेटजी के बारे में मैं ये समझता हूँ कि ये 20वीं सदी का एक सबसे नया सब्जेक्ट कहा जाएगा इसे। कल प्रोफेसर अयनजीत ने अपने स्पीच में बताया था कि उन्होंने शायद 1990 में पहली बार इसके बारे में सुना था, और बाद में डॉक्टर अनुराग शर्मा से मुझे पता चला कि आपके विश्वविद्यालय में लगभग 10 साल से ये पाठ्यक्रम चल रहा है। इससे पहले मैंने एक बार इसके बारे में शैक्षणिक स्तर पे सामाजिक उद्यमिता से मेरा कोई लेना देना है नहीं, लेकिन अब चूँकि स्टूडेंट्स के सामने जा रहा हूँ तो मैंने सोचा अपना होमवर्क करता चलूँ। तो देखा कि CBSE हायर सेकेंडरी स्कूल में भी इसको पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर लिया गया है। अब स्ट्रेटजी के तौर पे देखता हूँ तो मैं इंटरनेशनली लोग अभी पॉलिसी बना रहे हैं कि सामाजिक उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए हमें अपने शिक्षा प्रणाली में इसे सम्मिलित करना होगा। मैं समझता हूँ हमारे यहाँ देखिए, प्रोफेसर अयनजीत के मुताबिक ये तकरीबन 30-35 साल से ये ऑलरेडी शिक्षण संस्थानों में किसी न किसी रूप में ये सक्रिय है, यूनिवर्सिटी में भी चल रहा है। मैं समझता हूँ धन्य है हमारा देश कि हम इतना आगे चल चुके हैं, और दुनिया में कोशिश इस बात की जा रही है कि सामाजिक उद्यमिता को हम अपने शिक्षण प्रणाली में सम्मिलित करें। ये हो गया है, तो ऑलरेडी वी आर लुकिंग इनटू द फ्यूचर। हमारी फ्यूचर स्ट्रेटजी मुझे लगता है अपने हाथ में है। मैं पर्सनली यहाँ पे एक और चीज़ कहना चाहूँगा। इस उद्यमिता को बढ़ाने के लिए एक माइंडसेट की ज़रूरत होती है, जिसे मैं पर्सनली कहूँगा सामाजिक उद्यमिता की भाव। ये एक फीलिंग है जो आप में होनी चाहिए। कल मेरे से आगे 2 स्पीकर, छतर सिंह जी, एक लक्ष्मण सिंह जी, मुझे पहले अपने आप में एक ऐसा ख्याल होता था कि हम जो कुछ करते हैं अपने अंदर से एक भाव होना चाहिए, लेकिन मेरे में भाव से ज़्यादा नहीं था। लेकिन जब इन दो सज्जनों का मैंने स्पीच सुना तो ना सिर्फ इनके मन में अपने काम के प्रति भाव था, अपने उद्देश्य और मिशन के प्रति भाव था, इनके दिल में पूरा श्रद्धा था। शायद वो श्रद्धा हम सबके दिल में भगवान में के लिए भी ना हो। तो मैं कल आप दोनों के इस शब्दों को सुनकर सामाजिक उद्यमिता को किस प्रकार ये बल और गति इन्होंने दिया है और दे सकती है, मैं सुनकर काफ़ी हैरान हुआ हूँ। इस विषय पे मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि शैक्षणिक तौर पर ये एक एकेडमिक सब्जेक्ट सा हो जाता है जिसके लिए मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ। पर मैं एक उद्यमी ज़रूर हूँ और एक सफल उद्यमी हूँ। मैं एक हेलीकॉप्टर ऑपरेटर हूँ। भारत के नंबर 2 और 3 में पोजीशन पे हमारी कंपनी है।
हमारी एग्जिस्टेंस हुई है जी। आपको सीनियर्स को सबको याद होगा, एक एयर डेक्कन चला करता था। उन्होंने जो चीप एयर फेयर शेड्यूल एयरलाइन ट्रैवलिंग में दी, मैंने वही काम हेलीकॉप्टर में दिया, और उसी डेक्कन को उन्हीं के खेल में मैंने उनको मात दिया। माता वैष्णो देवी के सर्विस में 1800 रुपया वन वे टिकट पे वो चलाया करते थे, और 2200 पे बढ़ाना चाहते थे। ऐसे में माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने मुझे रोप इन किया और बुला के कहा कि आप क्या कर सकते हो। मैंने कहा सर मैं इसको 1200 रुपये में चलाऊँगा, और मैंने उसको बखूबी 1200 रुपये चला के दिया। और ये नहीं कि मैं अपने जेब से पैसा दिया, पैसा देने के लिए मेरी वो औकात नहीं थे। वहीं से कमाया, वहीं से फिर मैंने अपने फ्लीट को भी मॉडर्नाइज किया। हेलीकॉप्टर ऑपरेटर बनने से पहले मैं एक टूर ऑपरेटर था, और एक सफल टूर ऑपरेटर। 1997 में भारत सरकार के टूरिज्म मंत्रालय द्वारा इनॉग्रल बेस्ट टूर ऑपरेटर एडवेंचर सेक्शन का मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला जी। उसके बाद 2004 में अटल बिहारी जी के कर कमलों मुझे फर्स्ट प्राइज़ का अगेन प्राइज़ मिला, और जीतते गए जी फॉर नंबर ऑफ़ ईयर्स। टूरिज़्म में मैं एडवेंचर टूरिज़्म किया करता था, और मुझे पता था कि ये एक ऐसा काम है जो यूथफुल और बॉडीली कैपेसिटी, जिस पे बॉडी में शक्ति हो। तो ऐसे में हेली स्कीइंग का सामना हुआ मेरा। मैं एक एक्सपीडिशन पे था, मेरे को क्लाइंबर ऑस्ट्रेलिया के थे, और उन्होंने कहा कि इंडिया में हेली स्कीइंग करना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, आप बढ़िए आगे, हम कराते हैं, क्योंकि मैं स्कीइंग करता ही था। तो उन्होंने इस तरह से हेली स्कीइंग मनाली में सेटअप किया, और उनको हवाई सपोर्ट मैंने दिया। एक लंबी कहानी है। इस पे आगे जाने से पहले मैं अगेन टूरिज़्म पे आना चाहता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, स्टार्टिंग फ्रॉम माय चाइल्डहुड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्कॉलरशिप से लद्दाख से 1958-59 में हम कोई 15-17 लोग थे, बनारस ले गया वहाँ पे पढ़ा एजुकेशन के लिए। तब मैं 7 साल का था। वहाँ से 11वीं पास करके, तब तक मेरा ब्रदर जो मेरे से सीनियर थी उसी बैच में, उनका नौकरी लग गया था। उन्होंने कहा कि तुम दिल्ली आके पढ़ लो, तो मैं दिल्ली आके गया। दिल्ली आया, मुझे फ़ौज जाने का शौक़ था, लेकिन फ़ौज में ज्वाइन करने का शौक़ था, लेकिन उसमें इंग्लिश चाहिए होती थी। तो इस करके मैं दिल्ली आया, और फ़ौज में मुझे एयरफोर्स ज़्यादा पसंद था। तो जहाँ तक मेरे इंटरेस्ट की बात है फ्लाइंग का, मुझे एनसीसी से अलावा कोई और ताल्लुक़ था ही नहीं। अब इस तरह से मैं हेलीकॉप्टर, अब मैंने देखा कि अब ये स्कीइंग, ये एडवेंचर टूरिज़्म बुढ़ापे का काम नहीं है। ये हेलीकॉप्टर स्कीइंग इज़ समथिंग, ऑपरेटिंग हेलीकॉप्टर कुछ ऐसा चीज़ है जो टेबल कुर्सी पे बैठ के फ़ोन से किया जा सकता है, और बुढ़ापे में करूँगा। मैं सोचा 60-65 साल तक करूँगा। आज मैं 64 साल का हूँ, और भगवान के दया से जितना मैं स्वस्थ 30 साल में था, उतना आज भी महसूस कर रहा हूँ। धन, यश, सक्सेस, और सबसे पहला जी ईमानदारी माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, अमरनाथ श्राइन बोर्ड, और उत्तराखंड सरकार के तमाम चीफ सेक्रेटरीज, तमाम सिविल एविएशन सेक्रेटरीज इस बात पे वॉच करने के लिए तैयार हैं। जैसा ये मेरा बैकग्राउंड है। अब इतना कहने के बाद मैं आज के अपने स्टूडेंट्स के सामने अपने आप को प्रस्तुत करता हूँ। अगर आपको इनमें से इस मेरे से इस बारे में कोई आपके प्रश्न हो, तो आप कृपया प्रश्न तैयार रखें अपना। जब तक आप प्रश्न सोचें, कल
मेरे कोलीग जोएल साहब ने आपके सपनों के बारे में पूछा था, तो मैंने देखा कि काफ़ी सारे हाथ उठेंगे, लेकिन देखा 3 ही हाथ उठे। मैं जानता हूँ सपनों की कमी नहीं है, हम सबके सीने में सपने हैं, हम सबके दिल में सपने हैं, लेकिन सपनों को क्लियरली देखना, डिफाइन करना, ये एक बहुत ज़रूरी कदम है हर एक एंटरप्रेन्योर को। कल के तीन ही सपना देखने वालों ने हाथ उठाया था। मैं नहीं कहूँगा कि और लोग नहीं थे, और लोग भी थे, लेकिन उनके सपनों में ज़रा धुंधलापन था, कुछ क्लाउडी थे, कुछ क्लियर नहीं था। लेकिन हम सब देखिए इस टाइम कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट हैं, मैं स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द स्टूडेंट्स, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट टाइम है कि आप अपने सपनों को फाइन ट्यून करें। कोई सवाल हो प्लीज़। तब तक मैं एक और बात बता देता हूँ। कल जोएल साहब ने कहा, देखिए वो बीकॉम किया था, लेकिन उनको अपने जोएल इंडस्ट्रीज़ में मिलिंग के लिए उन्हें इंजीनियरिंग की स्टडीज़ टेक्निकल काम करना पड़ा। और उन्होंने ये भी बताया था कि वो इंजीनियर नहीं थे, लेकिन वो इंजीनियरिंग पढ़ सकते थे। कुछ ऐसा मेरे साथ भी हुआ। मैं पायलट नहीं था, ना ही इंजीनियर थे, लेकिन मैं आज भी 15 पायलट को एम्प्लॉय करता हूँ, 12 एरोनॉटिक्स इंजीनियर्स को मैं एम्प्लॉय करता हूँ। फ्लाइंग करना मेरा काम नहीं है, फ्लाइंग करवाना मेरा काम है, और फ्लाइंग करवा के उनमें से क्या एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो मेरा काम है। अगर मैं पायलट बन गया होता तो मैं फ्लाइंग ही करता रह जाता। इतने सारे पायलट हर साल बनते हैं, ये सैकड़ों में बनते हैं, लेकिन उद्यमी सैकड़ों में भी बनते हैं, लेकिन नागरिक उड्डयन में मैं देखता हूँ मैं ही पहला उद्यमी हूँ। इस तरह से आया हुआ। कोई प्रश्न प्लीज। सर, मेरा सवाल ये है कि जो दमिता की बात होती है, तो अभी तो बहुत ज़्यादा इंटरनेट है, सब कुछ सामने में है और लोग प्रयास कर सकते हैं, जोखिम भी पहले से कम है। आप लोगों ने जब शुरुआत की थी उस वक्त तो हर तरफ से जो सपोर्ट सिस्टम है वो मिलना मुश्किल था। बावजूद कितना मुश्किल सफ़र रहा ये आपके लिए शुरुआत करना, खासकर इस क्षेत्र में। सर, मीडिया का सवाल है, देखना जी। ये सवाल ऐसा है जी, इसका जवाब मुश्किल के डेफिनेशन से देखता जाऊं तो मुश्किल रहा होगा, मैं भी मानता हूं, लेकिन मैंने ऐसी कोई मुश्किलात देखा इसलिए नहीं क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। रास्ता एक ही था, उसी पे बढ़ना मेरा मिशन बन गया था जी। आप लोगों को ये भी बता दूं, ग्रेजुएशन से जैसे निकला मैं गाइड नहीं बनना चाहता था। जैसे पहले बताया, मैं फौजी पायलट नहीं बना, मैंने सोचा अब आईपीएस बनूंगा, वहाँ भी मैं लटक गया जी, नहीं हो पाया। उसके बाद मुझे ये पहला अपॉर्चुनिटी नज़र आया, मैं टूरिस्ट गाइड बना जी। और मेरे फ्रेंड्स मुझे चढ़ाते थे, यार क्या तू गाइड बन के रह जाएगा, संजय गाइड, राजू गाइड। टूरिज्म की ग्रोथ रेट क्या है? हेलीकॉप्टर टूरिज्म कैसे बढ़ते जा रहा है अच्छी तरह से? इसका तो दूसरी बात कि टूरिज्म से मैंने सिविल एविएशन क्यों चुना। सिविल एविएशन में जी हमें अपने फॉरेन कस्टमर्स और बिजनेस क्वांटम के लिए फॉरेन कॉरेस्पॉन्डिंग एजेंट पे डिपेंड करना था। उनके यहाँ अगर सेल ठीक से हुई तब जाके हमारे यहाँ टूरिस्ट आते थे। वेयर सिविल एविएशन में डॉक्टर सावंत, जितना चाहिए काम जी, जितना आपकी कैपेसिटी है, जितना आपके रिसोर्सेस हैं, जितना आपके इक्विपमेंट है, उतना काम है। और यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ इक्विपमेंट, मेरे पास सिर्फ 6 हेलीकॉप्टर हैं, और पवन हंस के पास 47 हेलीकॉप्टर है जी। और तीसरे नंबर पे और पहले नंबर पे GVHL ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉप्टर कॉरपोरेशन करके है, उनके पास 26 हेलीकॉप्टर है। 26 हेलीकॉप्टर वाले
50% काम करते हैं जी, पूरे इंडस्ट्री के क्वांटम का 50% काम करते हैं। 47 हेलीकॉप्टर वाले 25% काम करते हैं और 6 हेलीकॉप्टर वाले 15% काम करते हैं। 15%। तो इक्विपमेंट को आप कैसे झोंकते हो, मैन पावर को आप कैसे झोंकते हो, आप पैसे घर ले जाने के बजाय मशीन में कितना झोंकते हो, इस बात पे निर्भर है सर। अभी कस्टमर ग्रोथ अच्छी है। बहुत अच्छी है जी। अभी Sir, one Please. question this side. Yes, मेरे साथ Yashwant बेस्ट this side. रहेगा कि हम लोग ऐसा कर लें ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले कीनोट स्पीकर एक साथ बोल लें, फिर सवाल जवाब लेने ज़्यादा अच्छा रहेगा। So we will take questions later. ओके ओके कल Can I ask you a question? सर, जिस इंडस्ट्री में आप हैं, मेरे विचार से आपको आपका क्लाइंटेल जैसे टूरिस्ट पूरे साल नहीं मिलते होंगे, क्योंकि पहाड़ी इलाकों पर और उन दुर्गम क्षेत्रों में जहां आपके हेलीकॉप्टर्स चलते हैं पूरे साल शायद टूरिस्ट नहीं आते, तो निश्चित तौर पर आपकी जो मेंटेनेंस आपकी वो बहुत हैवी होगी। तो मेरा ये सवाल था कि क्या आपका ये जो बहुत अच्छा आपने फील्ड चुना है और निश्चित तौर पर एक ऐसे क्षेत्र में जहाँ की बहुत दुर्गम पहुँचना और ख़ास तौर से बुज़ुर्ग लोगों का पहुँचना बहुत मुश्किल था, एक बहुत बड़ी सेवा आप कर रहे हैं, लेकिन क्या ये कमर्शियली भी उतना वाइबल, क्योंकि एक और आपको जो प्राइस है वो आपको मेंटेन करनी है कि एक रीजनेबल, ताकि सब लोग उसको अफोर्ड भी कर सकें। अफोर्डेबिलिटी एक और है, और दूसरी और आपको आपके इक्विपमेंट जो बहुत एक्सपेंसिव है उसको आपको मेंटेन भी करना है, तो प्रॉफिटेबिलिटी भी आवश्यक है। तो किस प्रकार से उसको आप मेंटेन कर पाते हैं, कैसे आप उसको मतलब ये एक वाइबल इंडस्ट्री बन पाती है। लेकिन निश्चित तौर पर आपकी कंपनी, आप बधाई के पात्र हैं कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। थैंक यू। ये आपने सही बोला कि जो टूरिस्ट का काम है सिर्फ गर्मियों के महीने का है, समर मंथ्स का है। हमें पता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें अपना कंपनी जल्दी बंद करना पड़ेगा। समर्स में हो रहे टूरिस्ट एक्टिविटीज़ के सहारे हम रह नहीं सकते, इसलिए हमने विंटर में काम ढूंढना शुरू किया। इसके चलते हमें ऑटोमिक मिनरल डायरेक्टरेट और नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NGRI, ये दो ऐसे कंपनीज़ हैं जो मिनरल एक्सप्लोरेशंस, एटम एक्सप्लोरेशन का काम करते हैं, और जिसके लिए उन्हें हवाई प्लेटफॉर्म चाहिए होती है, और उन्हें हम हेलीकॉप्टर मुहैया कराने शुरू किए। ऐसा नहीं है कि ये हेलीकॉप्टर पहले नहीं था, लेकिन इस सपोर्ट के लिए इसकी फ़्लाइंग कुछ अलग से होती है जी। इसकी फ़्लाइंग स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में और कुछ एक साउथ अफ्रीका में कुछ एक जगह, पार्टली ऑस्ट्रेलिया में होती है। हमने वहाँ से पायलट लाके अपने पायलट्स को ट्रेन किए, और इस करके समर में हम टूरिज़्म करते हैं। विंटर में ये जियोफिजिकल सर्वे बिलो 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में ही हो पाता है। सो नवंबर से लेके मार्च तक हम ये काम किया करते हैं, और अप्रैल से अक्टूबर तक हमारा टूरिज़्म चलता है। तो भगवान की कृपा से हमें 12 महीने का काम मिल गया। Yes, sir. Good morning, sir. Yashwant this side. One question from sir, जैसे इनिशियली आपने रिसोर्सेज जो, क्योंकि हेलीकॉप्टर है तो काफ़ी एक्सपेंसिव होगा, तो जैसे आपने बताया कि आप बहुत बेस से आए हैं, तो इनिशियली सर आपने वो कैसे मैनेज किया सर, वो स्टार्ट कैसे किया, जो फर्स्ट पॉइंट जो? जैसे मैंने बताया कि मैं एक टूर ऑपरेटर हूँ, तो ये क्लाइंबिंग एक्सपीडिशन पे थे। मेरे एक फ्रेंड जो को क्लाइंबर थे, उन्होंने बताया कि हेलीकॉप्टर स्कीइंग करना चाहते हैं। तो हेलीकॉप्टर स्विट्ज़रलैंड से टेम्पररी परमिट पे इंपोर्ट करके लाते थे, और हम उन्हें 2 महीना मनाली में ऑपरेट किया करते थे। 3 साल इस तरह से चलता रहा जी, ये टेम्पररी परमिट पे। चौथे साल में हमने पवन हंस का हेलीकॉप्टर लिया, लेकिन
हर दूसरे दिन वो बिगड़ता रहा जी, वो चला नहीं। तो सर्व एयरवर्दी अनएयरवर्दी हेलीकॉप्टर थे। इस करके हमें ऑस्ट्रेलियन पार्टनर और हमें ये फैसला हुआ जी कि भाई अगर ये हेली स्कीइंग देखिए बहुत ही महंगा स्कीइंग है। ये $5,000 एक हफ्ते के लिए एक स्कीयर से चार्ज किया जाता था। उनके लिए तकरीबन इसमें से $2,500 उनके हेलीकॉप्टर का था जी 6 दिन के। तो हमने ये सोचा कि जिस स्विस कंपनी से हम हेलीकॉप्टर किराए पे लाते थे, उनको हम तकरीबन 2.5 करोड़ का बिजनेस दिया करते थे। तो जिस दिन अब हमने फैसला किया कि ये हमारी अपनी होनी चाहिए, स्विस हेलीकॉप्टर कंपनी को हमने रिक्वेस्ट किया कि वी आर गोइंग टू कीप योर हेलीकॉप्टर बट विल पे यू हाफ दिस ईयर एंड हाफ नेक्स्ट ईयर। उन्होंने कहा ठीक है, अदरवाइज़ वही पैसा हमें इस साल के हेलीकॉप्टर के फ्लाइंग एक्सपेंसेस में हम उनको 2.5 करोड़ रुपया दे चुके होते। तो इस तरह से हमने पहला हेलीकॉप्टर लाया जी। उसके बाद दूसरा हेलीकॉप्टर वेरी लकीली ये हेलीकॉप्टर चीता जो फौज के पास है, एलिवेट कहा जाता है, एलिवेट 3 यूरोप में ये हमें नहीं पता था, लेकिन ये फेज़ आउट हो चुका था। तो इस करके वो उन्होंने हमें बेच दिया जी। और यहाँ पे दूसरा हेलीकॉप्टर हमने रिलायंस से लिया जी। धीरूभाई अंबानी का पर्सनल हेलीकॉप्टर था, पड़ा हुआ था हैंगर में, वो हमने 75 लाख में लिया जी। और 1.5 करोड़ की उसमें मशीन डाली, इंजन डाली, उसको बना के हम चलाने लगे जी। तीसरा हेलीकॉप्टर राजस्थान गवर्नमेंट से लिया जी, इको रोमियो रजिस्ट्रेशन नंबर मुझे आज भी याद है। वो भी तकरीबन 60-70 लाख का था, लेकिन वो खोखा ही, ओनली खोखा। गियर बॉक्स उसमें ख़त्म हुआ था जी, इंजन ख़त्म हुआ था। 1.5-2 करोड़ में हम जुटा के उसको समहाउ वी वर एबल टू फ्लाई। तो इस तरह से शुरुआत में जो स्कीइंग मेंबर्स के डिपॉजिट हमारे पास आया करते थे, उस पैसों से हमने ये खरीदा जी। फंडिंग इस तरह से की, किसी प्रकार की कोई बैंक लोन नहीं लिया कभी भी। थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर। सर माय क्वेश्चन वाज द सेम कि आप हाउ यू इनिशिएटेड और आपका इन्वेस्टमेंट के लिए जो अमाउंट था, इफ़ यू पेड फ्रॉम योर पॉकेट तो कितना था, एंड इफ़ यू मैनेज्ड तो आपने किस तरीके से उसको मैनेज किया था। तो आपने बताया कि आपने कोई लोन वगैरह जो है उसके लिए नहीं लिया था। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि अभी जो आपका जो फ्लीट ऑफ हेलीकॉप्टर्स है, ये सो आपके पास खुद के हैंगर्स हैं या अभी भी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है? यू कॉल अप दोज पीपल, उनको कॉन्टैक्ट करके बुलाते हैं कि यहाँ पर जाना है, या फिर आपके पास में ही जो है वो हैंगर्स हैं जहाँ पर ये आपके हेलीकॉप्टर्स रहते हैं और वहीं से मतलब जो इनके पायलट्स हैं, दीज आर योर एम्प्लॉयज़, ऐसा है या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है ये? थैंक यू। पायलट्स इंजीनियर्स हमारे अपने हैं जी। एक कंपनी हेलीकॉप्टर ऑपरेटर हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो मेंटेनेंस भी वो खुद करे। तो हमारी अपनी मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन भी है, MRO कहते हैं, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन हमारी अपनी है जी। रही बात हैंगर्स की, हैंगर्स दिल्ली में इतना महंगा हो गया कि जो फिक्स्ड विंग है तो उनके पास कोई और चारा नहीं है। भारत सरकार ने फिर नॉर्थ दिल्ली में रोहिणी के पास एक बनाया जी, वहाँ भी हेलीकॉप्टर्स के लिए, वहाँ भी एक्सपेंसेस दिल्ली एयरपोर्ट से कम नहीं थे। खर्चा बचाने के एवज में हमने देखा कि यहाँ से 40 किलोमीटर शाहपुरा में एक छोटा सा एयरफील्ड था, हैंगर भी वहाँ पे था है जी, और हमारा मेंटेनेंस बेस वहीं पे हाउस्ड है। हम आज वहीं मेंटेन करते हैं ज़्यादातर हेलीकॉप्टर को। अदरवाइज़ बाकी कटरा के जितने भी हेलीकॉप्टर हैं, श्राइन बोर्ड की अपनी मेंटेनेंस है। बाकी मेंटेनेंस के लिए हमारा वैसे इसमें कोई इंस्पेक्शंस होते हैं जी, 100 आवर्स के
100 हॉर्स के लिए तो किसी के पास के हैंगर में जाना होता है जी, तभी डीजीसी इंस्पेक्शन की परमिशन देते हैं, नहीं तो अपने बेस पे आना होता है जी। अपने बेस पे से फॉर एग्जांपल हम साउथ में उड़ रहे होते हैं या नॉर्थ ईस्ट में उड़ रहे होते हैं, तो अपने बेस पे लाना महंगा होता है, इसलिए आसपास के किसी हैंगर में कर लेते हैं। हम अपना हैंगर लेना ज़रूर चाहेंगे, लेकिन अभी बनते दिख नहीं रहा है जी। थैंक यू। थैंक यू शामशू पर बहुत अच्छा प्रभावित करने वाला आपने आपका व्यवसाय के बारे में बताया। एडवेंचरस भी है, बहुत इन्वेस्टमेंट एंड उसको चालू रखने के लिए मेंटेनेंस का भी काफ़ी कॉस्ट है, फिर भी दिस इज टू बी टेकन इंस्पिरेशन जो है। मैं चाहूँगा कि राजस्थान से कुछ टूरिज़्म को बढ़ा देने के लिए आप इनसे कुछ स्टूडेंट से टाइप कीजिए, आपके एम्बेसडर चुनिए या तो किसी को अपॉइंट कर यहाँ बुकिंग करके आपके पास भेजेंगे हाँ टूरिज्म के लिए, तो इनका व्यवसाय शुरू हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जो कोई सवाल है बाद में आप कभी पूछेंगे, अभी थैंक यू सर। आई थिंक वी गो फॉर द नेक्स्ट स्पीकर। We'll take the questions later during the program, right? So let's move on to our next speaker. जिस प्रकार एक ही बीज पूरे जंगल को पुनर्जीवित करने के लिए पर्याप्त है, उसी प्रकार एक ही मनुष्य विश्व में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए पर्याप्त है। स्वामी विवेकानंद के इन शब्दों के जीते जागते उदाहरण इस सम्मेलन के दौरान हमने कल भी देखे और आज भी हमारे बीच हैं। और एक ऐसे ही व्यक्तित्व राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री से सम्मानित श्री सुंडाराम वर्मा जी से मेरा निवेदन है कि वे आएं और सभा को संबोधित करें। प्लीज सर। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि मुझे आप सबके सामने उपस्थित होने का मौका दिया। कार्यक्रम में उपस्थित प्रोफेसर A.D. सावंत साहब, वांगचुक साहब, चतर सिंह जी, प्रोफेसर अनुराग जी शर्मा, आशुतोष जी, सामने बैठे हुए विभिन्न विषयों के विद्वान लोग और छात्र। 1971 में मैंने विज्ञान से स्नातक की परीक्षा पास की और हरित क्रांति का दौर की शुरुआत थी। और हरित क्रांति जब आगे बढ़ाने के लिए जो सरकार ने सबसे अच्छा माध्यम चुना कि वो अध्यापकों को चुना, कि अध्यापक हर गांव में होते थे, तो उनको उनके माध्यम से विकास विभाग द्वारा बीज, तकनीकी ज्ञान और कुछ पुस्तकें उपलब्ध कराते थे। तो मेरे परिवार में मेरे चाचा जी अध्यापक थे, बहुत कम लोग पढ़ते थे, तो वो पुस्तकें यहाँ ले आते थे। तो मैं विज्ञान का विद्यार्थी था, कोई चीज़ तकनीक समझने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, मुझे गहरी रुचि थी। और मैंने ये तय किया विद्यार्थी जीवन में कि मैं किसी सर्विस में नहीं जाऊँगा। और 1971 में डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होते थे, कोई कंपटीशन नहीं होता था, ढूंढ कर जो है वो अध्यापक के लिए चयनित होते थे। तो मेरा भी 3 बार चयन हुआ, लेकिन मैंने ज्वाइन ही नहीं किया। और मैंने ये सोचा कि क्यों नहीं हम नई तकनीक और अपना जो पुरानी परंपरागत तकनीक है उनके समन्वय के साथ हम आगे बढ़ें। तो इसमें जो कार्यक्रम की शुरुआत हुई उसमें तो 3 चीज़ें मैंने हल करने की कोशिश की, क्योंकि जब राजस्थान का नाम आता है तो पानी और पर्यावरण ये सबसे पहले ये प्रश्न आता है, इसका समाधान ज़रूरी होता है। तो कैसे पेड़ लगाएं, पेड़ लगाते हैं, पानी देते देते वो
ख़त्म हो जाता है मई जून में, गर्मी में हम पानी नहीं दे पाते पर्याप्त और पौधा ख़त्म हो जाता है, तो कुछ तकनीक ये विकसित की। और जब भी आज के ज्वलंत जो मुद्दे हैं वो है पानी है, पर्यावरण है, रोज़गार है, क्लाइमेट चेंज है, तो इन सब में कहीं न कहीं पेड़ों का भी महत्व है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर वर्ष 10 बिलियन पेड़ हर वर्ष केवल इंडस्ट्री के लिए कटते हैं, और लगने वाले पेड़ों की संख्या, यानी जो लगाते हैं वो तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उनमें से जो लगते हैं वो 5 बिलियन ही होता है। तो इंडस्ट्री कभी बंद नहीं होगी, पेड़ कटते रहेंगे और हम जो लगा रहे हैं वो रफ्तार धीरे धीरे कम होती जा रही है। और आपने पेड़ों का महत्व देखा कोरोना काल में, जहाँ पेड़ों की सघन बस्तियाँ थी पेड़ों के साथ में, वहाँ कोरोना नहीं फैला, लेकिन जो शहर थे जहाँ पेड़ पौधे नहीं थे, जंगली वातावरण नहीं था, ऑक्सीजन की कमी थी, ऑक्सीजन का महत्व भी समझ में आया। पेड़ों से कितनी ऑक्सीजन मिलती है उससे भी लोगों को ये आभास हुआ। तो एक टेक्निक विकसित की जिसमें पौधे को उसके पूरे जीवन काल में 1 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो चलते हैं हम अपने कार्यक्रम की ओर कि ये क्या है। देखो, जैसे जयपुर का एरिया है, यहाँ 60 सेंटीमीटर बरसात हर साल होती है। 60 सेंटीमीटर बरसात का अर्थ ये है कि हर वर्ग मीटर पर 600 लीटर पानी बरसता है, और 600 लीटर पानी की जो मात्रा है वो थोड़ी नहीं होती। तो पहले तो 600 लीटर पानी ज़मीन में जाए, और ज़मीन में जाने को उसको संरक्षित करें, और संरक्षित करेंगे तो पहले ये सोचना पड़ेगा कि वो पानी जाता कहाँ है, कहाँ निकलता है, और वो जो निकलने के जो कारण हैं उनको कैसे बंद करें। तो ये इतनी बात हम समझेंगे तो वो 600 लीटर अगर 1 वर्ग मीटर में पानी है तो फिर पौधे को अलग से ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम चाहे ड्रिप से देवें चाहे पानी फ्लड से देवें, 600 लीटर पानी तो 1 वर्ग मीटर में कभी नहीं डालते, पूरे साल में भी नहीं डालते। तो ये पानी अगर हम ज़मीन में संरक्षित कर दें तो फिर हमेशा पानी की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। तो जो पानी के वापस अवशोषित होने के बाद में वापस निकलने के जो तरीके हैं वो कारण हैं वो 2 ही हैं। एक तो जो घास फूस उगता है ज़मीन में, वो 1 मीटर की गहराई तक उसकी जहाँ तक जड़ें होती हैं वो पानी बाहर आ जाता है। और दूसरा कारण, जब ज़मीन पड़ी हुई होती है, दबी हुई होती है, और उसमें भूमिगत जल की थोड़ी बहुत वाष्प बनती है, और वो जब वाष्प बाहर निकलती है तो एक कैपिलरी का रूप बनाती हुई आती है, और कैपिलरी एक्शन से बहुत गहराई का पानी भी बाहर आ जाता है। दूसरे चित्र में जो कैपिलरीज हैं वो गहराई का पानी भी आ जाता है। तो घास हटा दो, कैपिलरी एक्शन ब्रेक कर दो, उसके बाद में वो पानी ज़मीन में रहेगा, बाहर कभी नहीं निकलेगा। तो हम क्या करते हैं कि इसके लिए 2 जुताई करते हैं। पहली जुताई पहली मानसून की बरसात के बाद में, जब घास उग जाता है, यानी जुलाई में, और दूसरी जुताई आखिरी बरसात जब आती है सितंबर में। आमतौर पर यहाँ राजस्थान में ज्यों पश्चिमी पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा समय बढ़ता जाएगा। तो जो दूसरी जुताई बरसात निकलने के बाद में करते हैं तो उससे बची कुची खरपतवार भी नष्ट हो जाती है और कैपिलरी भी ब्रेक हो जाती है। नीचे का जो चित्र है, ऊपर की जो सतह है, उसमें आप देखो कि ऊपर न घास है, कोई वीड नहीं है, और न कैपिलरी है। दोनों जितनी गहराई तक जुताई की हुई है उतनी दोनों नहीं है, लेकिन जितनी गहराई तक जुताई की हुई है उसके नीचे कैपिलरी बनी हुई है। इस कैपिलरी से पानी बाहर आता है तो बाहर तो आ नहीं पाता वो, और जितनी गहराई तक, जैसे 1 फीट गहराई तक जुताई की, उसके नीचे आकर इकट्ठा होता रहता है, और वो साल भर होता रहेगा। तो अगर हम पौधा इस तरह से लगाएं कि उसकी जड़ें इस जगह हो जहाँ कैपिलरी एक्शन का पानी इकट्ठा हो रहा है, तो अलग से पानी की जरूरत नहीं होगी। तो हम 1.5 फीट गहरा गड्ढा खोदते हैं, उस 4 या 5 इंच लंबा चौड़ा, उसमें जब पौधा लगाते हैं तो नीचे का 1 फीट पौधा लगाने में कवर हो जाता है, बाकी ऊपर 1 लीटर पानी दे देते हैं, 6 इंच जो होता है, और फिर उसमें कभी पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है।
केवल हमें उसमें घास नहीं उगने देना है आगे, और कभी भी जो है वो हल्की निराई गुड़ाई करके कैपिलरी ब्रेक करते रहें। अगले मानसून तक जब बरसात हो जाती है तो उसके बाद में कुछ नहीं करना है। और मैं आपको कुछ एक छोटा सा प्रोजेक्ट था उसके बारे में मैं बताऊंगा कि किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया। ओएनजीसी का था वो। ओएनजीसी ने कहा कि कोई साइंटिस्ट कहे कि मेरे सामने ये पौधे लगाए हैं, साल भर में इनको कोई पानी नहीं दिया है, तो हमने जोधपुर का एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसको हमने इंक्लूड किया। उन्होंने एक रिपोर्ट दी इस टेक्निक पे। और ये आप देखो ज़मीन है, ये 2 जगह ज़मीन, एक सीकर में, एक जोधपुर में सालावास गांव है, और सालावास की एक गर्ल्स स्कूल है, उसका ग्राउंड है, उस लंबा चौड़ा था, उसमें ली। और दांता में एक गौशाला थी, उसमें ली। आप देखिए मैंने बताया ना, एक पहली जुताई पहली बरसात के बाद में, नीचे दूसरी जुताई आखिरी मानसून की बरसात के बाद में। और हमने कार्यक्रम भी किए दोनों जगह, बच्चों को भी, जनप्रतिनिधियों को भी, साइंटिस्टों को भी, फार्मर्स को भी, कि भाई हम इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं। अब आप ये देखिए कि ये हमारे गांव का दांता का सीकर का है। ये अरड़ू के पौधे, गौशाला थी तो वहाँ हरा चारा चाहिए था, तो हमने चारे वाले पौधे लगाए। बाद में क्या हुआ कि दिसंबर के महीने में शीतलहर आई, पौधे जल गए ऊपर से। हमने कोई पानी नहीं दिया, इसमें कोई गड्ढा नहीं बना हुआ है, जुताई की हुई ज़मीन है। धीरे धीरे अपने आप अप्रैल में पौधे को फूटने लगे, क्योंकि जो ज़मीन है उसके अंदर वो जो 500-600 लीटर पानी है वो मौजूद है, वो बाहर नहीं निकल रहा है। आप देखिए जुताई की हुई है, कोई इसमें घास नहीं है। ये मई की स्थिति है, ये देखो आप, ठोंठ कैसे इसके जड़े हुए थे लेकिन फिर फुटान हो गई। जुलाई में आते आते और सघन हो गया। और आप ये देखिए कि 3 साल के ये पौधे हैं और चारे वाले पौधे हैं। इतनी हरियाली है उसी जगह में जहाँ हमने 1 लीटर पानी से सर्दी में भी ख़त्म हो गए तो भी पानी नहीं दिया हमने, उसके बावजूद ये स्थिति हो गई। और ये जोधपुर का है, उसमें वहाँ सर्दी नहीं थी, तो थोड़ा जनवरी में पौधे कुछ दिखने लग गए थे। मार्च में आते आते एकदम क्लियर लाइनें दिखने लग गई। और मई की तेज़ गर्मी में ये नीम के पौधे, उन्होंने नीम के पौधे लगवाए, वो स्कूल की जगह थी। तो आप देखिए 5-5 फीट के पौधे, 1 लीटर पानी सितंबर में लगाया था और उस समय पानी दिया था, उसके बाद कभी पानी नहीं दिया, और वो 5-5 फीट के पौधे हो गए। और 1.5 साल के बाद में ये स्थिति हो गई उन पौधों की। अब आज जोधपुर वाला जो है वो आज ये स्थिति है। जो जोधपुर का 10 साल पहले प्लांट नीम का किया था, वो आज ये स्थिति है उसकी। और 2-3 जगह वाटरशेड डिपार्टमेंट ने इस टेक्निक का उपयोग करके थोड़ा अनुबंध किया था, तो मैंने उनको सहयोग किया था। ये 5 साल के अरडू के पौधे हैं, ये फोडर प्लांट है, मतलब चारा बहुत मिलता है इससे। और जो दांता वाली जो गौशाला है वो ये स्थिति है उनकी, जिन्होंने चारे वाले पौधे लगाए थे, आज स्थिति ये है इनकी। रोइडा एक ऐसा पौधा है, राजस्थान का वृक्ष भी है ये, कि इसके बारे में धारणा है कि ये लगता नहीं है, बढ़ता नहीं है, लेकिन हमने तो इस 1 लीटर पानी वाली टेक्निक से लगाए तो बहुत अच्छा इसकी बढ़वार भी हुई। और ये राजस्थान का टीक कहा जाता है, मेडिसिनल प्लांट तो है ही। इसकी लकड़ी है वो 2000 रुपये घन फीट, ये भाव है इस लकड़ी का, मतलब बहुत कीमती पौधा है और ये रेगिस्तान में हो सकता है। और उन्होंने जो डेटा लिए वो आप ये देखिए कि काफ़ी नमी जो थी वो 1-1.5 फीट के नीचे इतनी नमी थी मई जून में भी कि पौधे को सर्वाइवल होने के लिए पर्याप्त थी। और जो सालावास जोधपुर की जो जगह थी उसमें प्रोटेक्शन था पूरी तरह से, क्योंकि वो पक्की दीवार बनी हुई थी फील्ड के चारों ओर। तो वहाँ जो खेजड़ी और जो जिनको भेड़ बकरियाँ खा जाती है, ऐसे पौधे वहाँ थोड़े, जैसे खेजड़ी है और ये अरडू है, ये थोड़ा सा इनका कम रहा। लेकिन आप ये देखो कि जो जोधपुर में 94%, 3 साल के बाद में 94% सर्वाइवल रेट था, और कुछ पौधे तो 100% के आसपास भी थे। और डॉक्टर स्वामीनाथन ने इस टेक्निक को देखने के लिए यहाँ जयपुर आए थे। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था साइंस पार्क में, तो उसको देखने के लिए ये आए थे।
और पूरी टेक्निक को समझा था। इनके साथ में मुख्यमंत्री जी थे, वसुंधरा जी। और आप ये देखिए कि जैसे वो है ना, रोज़गार है, आमदनी है, यानी पेड़ केवल पेड़ नहीं है, उसको जो इन्वायरमेंट का आदमी है वो छाया मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, वातावरण ठीक होता है। लेकिन किसान के लिए तो पेड़ है वो आमदनी वाला भी होना चाहिए। सहजन का पौधा है, खेजड़ी का पौधा है, इससे जो फलियां हैं, इस बार तो 500 से 1000 रुपये किलो थी खेजड़ी की जो फलियां थी, गीली गीली, वैसे सूखी होती है 1000-1500 के आसपास। तो एक ये नेचुरल फूड जो इनसे मिलता है वो काफ़ी हेल्दी भी होता है और आमदनी भी होती है। आप ये देखिए 1 लीटर पानी से आंवला के पौधे भी लगाए जा सकते हैं। मैंने तो अपने खेत में आंवला के पौधे भी लगाए हैं। और सालासर में एक किसान के खेत में चंदन के पौधे लगाए थे, वो भी बहुत अच्छे चल रहे हैं 1 लीटर पानी में। ये देसी बेर है, और देसी बेर का आजकल कुछ अलग ढंग से उपयोग होने लग गया है। जब ये लाल हो जाता है तो सुखा लेते हैं और फिर इसका पाउडर निकाल के, और होली पर जो ऑर्गेनिक कलर, मतलब नेचुरल कलर के रूप में ये बहुत महंगा बिकता है, और जितनी डिमांड है उतनी पूर्ति नहीं हो पा रही है। और ये शीशम के पौधे हैं, सब जानते हैं हम, यानी हर जगह, ये चूरू में लगाया था, हर जगह लगाया है, और हर तरह के पौधे लगाए हैं। ये मिक्स फॉरेस्ट है, डेवलप किया हुआ है, जिसमें अधिकारी लोग वगैरह वो सब देखने के लिए आए हुए हैं। और जो आज खाद्य समस्या के रूप में हम पेड़ों के साथ में खेती भी कर सकते हैं, तो एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम को भी मजबूती मिलती है इन पेड़ पौधों से। और एक बार मेरा इसरो में कार्यक्रम था, तो उन्होंने कहा कि हमें आप उस जगह का लोकेशन भेजिए, हम ये देखना चाहते हैं कि लगाने की पहले क्या स्थिति थी और बाद में क्या स्थिति बनी। तो ये उनका चित्र लिया हुआ है, आप एक साइड में देखो कि वो 2018 में और 2009 में क्या स्थिति थी और बाद में क्या स्थिति हुई। इसमें एक बात यह है कि जब कोई पेड़ लगाता है तो उसका देखकर साइड में भी बहुत सारे लोग पेड़ लगाने की सोचते हैं। और जैसे आप ऊपर के चित्र में देखें, पहले कितना था और अब कितना है। तो एक ये है जो जोधपुर का ये जो मैंने जिक्र किया वो है। ये हिंगोनिया गौशाला जयपुर में पौधे लगाए थे, उसका है ये 2018 ऊपर वाला चित्र। यहाँ 4-5 तरह के पौधे लगाए थे और बहुत अच्छे ये पौधे जो आप देख ही रहे हैं, और लोगों ने भी खूब लगाए हैं इसमें। और जो ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है, उन्होंने भी इसको सीरियसली लिया है और उन्होंने सारे गवर्नमेंट्स को लिखा है। मुझे वहाँ बुलाया, पहले प्रेजेंटेशन देखा उन्होंने, और कि ये इतनी अच्छी चीज़ है कि सबको, गवर्नमेंट को इस टेक्निक को अपनाना चाहिए, तो उन्होंने ये लिखा है। और इसमें ये मन की बात में भी प्रधानमंत्री जी ने अपना ट्वीट किया था इसके बारे में। और इसके साथ में एक वाटर, पानी का भी थोड़ा हार्वेस्टिंग, क्योंकि पानी राजस्थान में सबसे बड़ी समस्या है। और आप ये देखो कि 1% पानी है यहाँ पर, और 10.4 जोग्राफिकल एरिया है, और 70% एरिया जो है वो अनइरिगेटेड है। और जो भी कहीं पानी बचा हुआ है वो अंतिम सांसें ले रहा है। जो भी ज़मीन में पानी बचा हुआ है वो अगले कोई 2 साल में ख़त्म हो जाएगा, कोई 5 में, कोई 10 में। तो ये पानी का जो सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। और कोशिश की मैंने बगीचा लगाया था अनार का 13 साल पहले। थोड़ा सा पानी था हमारे ट्यूबवेल में, 6-7 साल पहले पानी ख़त्म हो गया। और जब पानी ख़त्म हो गया तो हमने टैंकरों का सहारा लिया। टैंकर वालों ने भी मना कर दिया कि हम तो केवल पीने का पानी उपलब्ध करा सकते हैं, बगीचे के लिए नहीं हो सकता। तो जो बगीचे का जो पेड़ों की लाइन थी उसको तो खुला रखा, और बीच में प्लास्टिक मल्चिंग का प्रयोग किया। तो खाली जगह, ये बिल्कुल खाली जगह थी, उससे क्या हुआ कि थोड़ा सा भी पानी बरसता है वो बहने लग जाता है। क्योंकि राजस्थान की बालू मिट्टी है, बहुत तेज़ बरसात होती है तो पानी बहता है, अन्यथा वो पानी ज़मीन अवशोषित कर लेती है। पहाड़ी एरिया में या गांव के पास नाले में तो पानी आ जाता है, लेकिन खेतों में पानी कहीं नहीं आता, क्योंकि वो बालू रेत है और वो पानी वहीं अवशोषित हो जाता है।
तो इस तरह का एक प्रयास किया कि बगीचे लगाएं, बगीचे में आमदनी भी अच्छी होती है, और उसकी खाली जो ज़मीन पड़ी है उसमें मल्चिंग का प्रयोग किया। इससे थोड़ा सा भी पानी जो है वो बहने लग जाता था, और एक फार्म पॉन्ड में इकट्ठा किया। और आप ये देखो कि 1 हेक्टर के क्षेत्र से, सिर्फ 1 हेक्टर के बगीचे से, कोई बाहर का पानी नहीं है, वो 20 लाख लीटर इकट्ठा होता है हर साल। आप ये सोचो कि हम हिमालय का पानी 3000 किलोमीटर दूर से पानी लाने की योजनाएं बनाते हैं, और कितना खर्चा होता है वो कल्पना से भी बाहर है। लेकिन जिस खेत में वो पानी जाता है, उस खेत को नहीं पूछते कि क्या तुम्हारी भी कोई योजना बन सकती है क्या। उसकी कोई योजना बनाने में हमें बहुत झिझक होती है। कोई खर्चा भी नहीं है, कोई मल्चिंग का भी कोई इतना कोई खर्चा नहीं है, लेकिन 20 लाख लीटर पानी बहुत हो जाता है। बगीचे को तो 10 लाख लीटर पानी चाहिए, बाकी 10 लाख लीटर पानी में दूसरी फसलें और हो जाती है। तो ये जो हमारा जो सिस्टम चल रहा है वाटर पानी के हार्वेस्टिंग का, उसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है, बहुत पहले से हम इस योजना को चला रहे हैं, लेकिन इस बात का कोई जवाब नहीं है कि यहाँ रामगढ़ झील है जयपुर के पास में, और वहाँ 60 सेंटीमीटर उसका बरसात का औसत है। उसमें एशियन नौकायन प्रतियोगिता हुई थी जब एशियाड हुआ था, उसमें आज एक पानी की बूंद नहीं है। और जैसलमेर, इससे 1/3 से भी कम बरसात होती है, 1/4 बरसात होती है, 15 से 20 सेंटीमीटर होती है। उसका जो जैसलमेर का जो सरोवर है, जो रामदेवरा सरोवर है, उसमें मई जून में भी पानी रहता है। क्यों रहता है ये? जहाँ रेत के टीले हैं, बरसात नहीं है, वहाँ पानी रहता है। जहाँ खूब बरसात होती है, अच्छी ज़मीन है, वहाँ पानी नहीं रहता है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी है, जिसको सुधार करने की ज़रूरत है। और कुछ अलग अलग देसी किस्मों का भी मैंने संग्रह किया था 20 साल पहले, और बहुत सारी चीज़ों में जो है कुछ ऐसी देसी अच्छी किस्में निकली जो इम्प्रूव्ड वैरायटियों से आगे है, अच्छी है। काबुली चने की ये वैरायटी भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड हो गई है, और इसको हम मार्केटिंग करना हमने शुरू कर दिया है। ये पूरे देश में सबसे मोटे दाने वाली किस्म है, सबसे जल्दी तैयार होने वाली किस्म है। और गुमार की वैरायटी है, हाईएस्ट गम कंटेंट है। कॉटन वैरायटी है जिसमें कभी पानी की ज़रूरत नहीं है, एक बार लगा दो 20 साल तक चलती रहेगी और उससे पैदावार मिलती रहेगी। मिर्च की किस्म है, पूरे इंडिया में हाईएस्ट कलर वैल्यू है, पैदावार तो है ही अच्छी। मैं क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों की बात कर रहा हूँ कि देसी किस्मों में वो सब चीज़ें हैं जो आज जिसकी ज़रूरत है। सरसों की वैरायटी है जिसमें तेल की मात्रा 44% है। जो जीन टर्मिनेटेड जो वैरायटी निकाली थी उसमें भी इतना तेल नहीं है, और हमारी लोकल वैरायटियों में इतना तेल है, पैदावार भी अच्छी है। और ये अलग अलग प्रदर्शनियाँ उसमें जो भाग लिया, उसमें नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, उसमें मिलता रहा है। और मैं एक हनीबी नेटवर्क कार्यक्रम चलता है IIM अहमदाबाद में। हनीबी नेटवर्क कार्यक्रम का मतलब ये होता है कि शहद चलकर छत्ते में नहीं आता, उसको लेने कोई जाता है। तो ऐसा कोई शहद जैसा कोई काम करता है, वो नेटवर्क उनको ढूंढता है, उनको आगे बढ़ाता है। मैं भी उस नेटवर्क का यहाँ उन्होंने जयपुर में कोई कार्यक्रम किया था, मुझे भी उसमें बुलाया गया था और मैं जुड़ गया। और बहुत सारे ऐसी टेक्निक्स हैं, वो नेटवर्क, वो NIF, फिर नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन बना उसका, और इसके जो पुरस्कार हैं वो राष्ट्रपति भवन में होते हैं। और कई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में अब तक मैं 17 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज अटेंड कर चुका हूँ, और जिसमें एग्रो बायोडाइवर्सिटी और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और 1 लीटर प्लांटेशन टेक्निक है उसमें अलग अलग जगह पे। और ये राष्ट्रपति जी ने जब दिया था, जो अभी जिक्र किया गया है, और प्रधानमंत्री जी ने उस समय आकर मुझे स्पेशली ये कहा कि आप अपने काम को आगे बढ़ाओ और आगे इसको जितना हो सके उतना करो। और मैं एक संस्था हमने बनाई भी है, 14-15 राष्ट्रपति अवार्डेड किसान है, जो अब जो अलग अलग टेक्निक है उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और हनीबी नेटवर्क का जैसे मैंने जिक्र किया कि
पहले हनीबी नेटवर्क थी, फिर थोड़ा सपोर्ट किया IIM अहमदाबाद ने, फिर ये भारत सरकार ने किया तो वो NIF बन गया। तो ये सारे काम हम कर रहे हैं और इस नेटवर्क में भी बहुत सारे पुरस्कार हैं, राष्ट्रपति भवन में दिए जाते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही कहा। इस नेटवर्क के जो लोग हैं वो राष्ट्रपति के विशेष मेहमान भी रहते हैं 5 दिन से लेकर 10 दिन तक, और उनकी टेक्निक क्या है फिर उनके विशेषज्ञों को बुलाया जाता है और फिर उस टेक्निक को आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाते हैं। तो ये है, बहुत सारी हमने जड़ी बूटियाँ इकट्ठी की हैं हमने, जो ये हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको भी हम ढूंढ रहे हैं, और इतनी जड़ी बूटियों के रोग हमने परंपरागत जो ज्ञान है उसका संकलन किया है, और इतना हमारे पास करीब 600 जड़ी बूटियों का हर्बेरियम है। बहुत सारे ये जो किसान है ये राष्ट्रपति अवार्डेड हैं, ये मतलब क्वालिटी है इनके पास चाहे किसी भी चीज़ में हो। तो ये थोड़ा सा मैं ये निवेदन करना चाहता था कि मैं अकेला नहीं हूँ, हम बहुत सारे लोग हैं जिसमें ये काम कर रहे हैं, और ये सब राष्ट्रपति भवन में ये अवार्डेड हैं। और मैं एक तो बात थोड़ी सी ये निवेदन करना चाहूँगा कि मैं ये 16 लोग जो हैं वो राष्ट्रपति से अवार्डेड हैं इस नेटवर्क के, जो जिसका राजस्थान में काम मैं देखता हूँ, और ये सभी राजस्थान के हैं, और राजस्थान प्रमुख नवाचारक राज्यों में माना जाता है। और मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि मैं टोरंटो गया था एक बार यूनिवर्सिटी में, मुझे कुछ किसानों से मिलना था। एक किसान जो अपने खेत में अपनी फसल में जो पेड़ों की पत्तियां होती है वो डाली हुई थी। उसका कहना था कि इससे नमी रुकती है और फिर ये गल जाती है तो खाद का काम करती है। फिर मैंने पूछा कि आप कहाँ से लाते हो, तो कि मैंने ठेका ले रखा है नगर पालिका का कि भाई जितने भी आपके पत्ते होंगे वो मैं ले आऊँगा। तो उनको भी आमदनी हो जाती है, तो मैं भी इसका उपयोग करता हूँ। आपको ध्यान होगा कनाडा में पूरी दुनिया का 10% पानी है। आप कल्पना करो 10% जिसके पास पानी है वो पानी को संरक्षित करने के लिए कितना प्रयासरत है। और अपने देश के पास 1% पानी है, और उसका भी 1% राजस्थान में है। तो उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। कहीं भी जो पत्तियां होती हैं, इतने बड़े बड़े नगर हैं, इतने गांव हैं, सब झाड़ू लगाते हैं, सब इकट्ठा करते हैं, एक जगह भी कहीं इस तरह का प्रयास नहीं है। तो जो हमारी जो मानसिकता है वो भी हमें बदलनी होगी। धन्यवाद। Wonderful lecture. Some questions we can call, 1 or 2 questions. Sure. बाद में तो चर्चा करेंगे, अभी 1-2 questions important है तो ले। Any questions, queries? If you have, you may raise. Anyone? जल संरक्षण और कृषि के क्षेत्र में सर के इस अद्वितीय योगदान के लिए एक बार मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि जोरदार तालियों के साथ सर का अभिनंदन करें। और इसी क्षेत्र में हमारे बीच एक और दिग्गज, एक एक्सपर्ट आज उपस्थित हैं, चतर सिंह जाम सर, जिन्होंने कल हमें बताया कि किस प्रकार थार मरुस्थल में इन्होंने पानी का नियोजन किया, और उसी पर थोड़ा और अपना प्रकाश डालें और अपना मंतव्य प्रस्तुत करने के लिए मैं सर से अनुरोध करती हूँ कि आएँ और सभा को संबोधित करें। प्लीज़ सर। नमस्कार। जी, अभी भाई साहब ने पानी को लेकर बात कही। भाई साहब ने कहा कि 60 सेंटीमीटर रामगढ़, दाता देने वाला, दाता रामगढ़ में 60 सेंटीमीटर
मेरे रामगढ़ में 16 सेंटीमीटर बरसात होती है। हमारे वहाँ एक कहा गया है कि देवतड़ बिचा चावतड़ बदतो, देने वाले से चाहने वाला अच्छा, बहुत अच्छा। तो कल मैंने यहाँ आया, देखा तो मुझे ये महसूस हुआ कि इन साथियों के मन में जो हम चाह रहे हैं उसमें इनका मकसद है कि हिम्मत बंधे, हिम्मत बंधावनी जो हम चाह रहे हैं वो चाह को हिम्मत बंधाने का साथीगण काम कर रहे हैं। भाई साहब ने जो खेती का बताया, जमीन को 2 बार जुताई का बताया, हमारे वहाँ 16 सेंटीमीटर बारिश, और हम देश के उस छोर में हैं जहाँ बादल घूमता घूमता कभी सबको तृप्त करता हुआ हमारे वहाँ प्यास बुझाने आता है। तो हम उस रेगिस्तान में हैं जहाँ 5-7 mm बारिश तो पड़ते ही वाष्पीकरण हो जाता है। और जब दोपहर में बच्चे पूछते थे, अब पोते पूछते हैं कि बरसात आने वाले, मैंने कहा बेटा ये बरसात तो यदि सांझ को आए तो थोड़ा बरस लेगा, अभी दोपहर में तो ये अभी जैसे दूध फटता है वैसे वो गर्मी में बादल फट जाते हैं। तो एक छोटी सी कहानी है, वो कहानी ये है कि अपना देश बंटा तो कुछ पंजाब पाकिस्तान में रहा, कुछ अपने यहाँ आया। तो पाकिस्तान पंजाब सिंचित क्षेत्र था और लोग पैदल वहाँ जाते थे। तो रात को एक जगह आदमी, रात को ज़्यादा चलना होता था, दिन में बहुत कम चलते थे, गर्मी थी। तो रात को चलते हुए वो एक जगह रुके और करीबन आधी रात के बाद में सोए। तो पगड़ी का सिराना करके सोए और सुबह जल्दबाजी में जल्दी उठ के रवाना होना है ताकि दूरी कट जाए और गर्मी सहन नहीं करनी पड़े। तो जब अपना फेंटा बांधने लगा तो फेंटे के कई टुकड़े उसको मिले। तो उसने गौर से देखा तो उस फेंटे को दीमक ने खा लिया था। तो दीमक ने 3-4 घंटे में फेंटे को खाया। तो दीमक कहीं न कहीं नमी में है। दीमक के घर बने हुए देखे तो उसके ऊपर थोड़ी नमी दिखी। तो उसने अपने बच्चों को कहा कि हमें वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ गेहूँ करेंगे। पानी नहीं, गेहूँ में 9-9, 10-10 सिंचाई होने वाला। और उस जगह कहा कि बेटा हम यहाँ करेंगे, पर हमको यहाँ 7 हल चलाने हैं। 7 हल मतलब 7 हल। एक बार हल चलाया, ऊपर स्वागा दिया, पाटा दिया, दूसरी बार चलाया, तीसरी बार चलाया। जैसे जैसे हल चलाते हैं जमीन की जो हम उसको पुड़पुड़ बोलते हैं, जो महीन जो होता है वो घिस घिस के नीचे चला जाता है। जो भाई साहब ने कहा था नीचे वाली दरारों को वो पाट देता है। और ऐसे करके उन्होंने गेहूँ पैदा किया। गेहूँ लेके वो घर आए तो उनकी बहू, बेटे की पत्नी आटा गूंद रही थी और एक थोड़ा गाय बकरी की तरफ गई तो कौवे ने चोंच मारी। तो कौवा कौवा ऐसा कहा तो कौवा वो आटा ले तो नहीं पाया, पर कौवा उड़ गया, आटा बलगम की तरह हो गया। शाम को बच्चा आया तो कहा बेटा उस जमीन में हल कितने चलाए थे? तो कहा साहब 7। बेटा 7 हल तो नहीं थे, सही सही बताओ। तो क्या 5 थे या 6 थे या 4 थे? तो क्या आज क्यों पूछ रहे हो कि यदि 7 हल चलाते तो बेटा ये कौवा अपनी चोंच नहीं निकाल पाता, वहीं फंस के रह जाता। ये हमारे कम से कम पानी के गेहूं का गुण था। और ये चीज शामलात, सहकार, जैसे मैं अपनी पीढ़ी लूँ तो
मैं चतर सिंह, मेरे पिताजी करण सिंह, समर सिंह, मूल जी, शेर सिंह, हरूपिंग, भीमो, आपमल, जगन्नाथ, सुजान, देदान, भोपाल, भोजराज, महेश, धारो, अज्जो, खियो, लूम्बो, अरडक, शालीवाहन, उनके बनाए हुए खड़ीन, उनके बनाए हुए खड़ीन, उनके बनाए हुए पाताली कुएं, उनकी बनाई हुई बेरिए से आज भी हम पानी लेते हैं। आज मेरे इस पीढ़ी में 12 गांव हैं, जिसमें नाई भी है, जिसमें मेघवाल भी है, जिसमें भील भी है, जिसमें बनिया भी है। वो गोत्र से, उस पीढ़ी से उस जुड़े हुए हैं, और जो उन्होंने खड़ीन तैयार किए उस खड़ीन में सबकी भागीदारी है। उसमें ये शब्द लिखा गया है, बा कास्त बराबर, सबकी इसमें भागीदारी है। जैसे मैं हूँ, मेरे ताऊ का लड़का कहीं सर्विस करता है तो उस जमीन में उसकी हिस्सेदारी तो है, पर यदि वो उस जमीन में खेती नहीं कर रहा है तो उसके उत्पादन में उसकी हिस्सेदारी नहीं है। ये आज भी ऐसे 40-50 खड़ीन है जो 10 गांव, 12 गांव, 4 गांव, 5 गांव के हैं, और उस ढंग से खेती आज भी करते हैं। जो भाई साहब ने बीज के बारे में बताया, समाज का आदमी बीज को अपने ढंग से अपने बीज को संभाल के रखता था और सवाई पे बीज देता था। 1 मन बीज लिया है, उसी बीज को अपनी जमीन में लगाया और उसी का जो उत्पादन हुआ उसका वही बीज उनको वापस देना है, और वो बीज अपना बचा के रखते हैं। तो 1 मन का 1.25 मन बीज वापस खलियान में करना है, और वो स्वाई से बीज देते थे। इसी प्रकार उनकी अपनी गाय थारपारकर, उसकी अपना ऊंट, उनकी भेड़, उनकी बकरी, जैसे मेरी पीढ़ी चलती थी वैसे मेरे बुजुर्गों के साथ रहने वाले पशुओं की भी पीढ़ी